गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स 18 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स। और देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, समय न व्यतीत करते हुए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के लिए डिजिटल ई सेहत ऐप शुरू किया है? तो ये क्या है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने ई सेहत ऐप विकसित किया है। यह ऐप जम्मू और कश्मीर के लोगों, डॉक्टरों और पैरामेडिक्स जैसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा। ऐप के माध्यम से मरीज और उनके परिचारक जम्मू और कश्मीर के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। यह डॉक्टरों की उपलब्धता, अपॉइंटमेंट बुकिंग, विकल्प, डायग्नोस्टिक और सर्जिकल सेवाएं, टेली कंसल्टेशन, टेलीमेडिसिन और आपातकालीन देखभाल सहित स्वास्थ्य संस्थानों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ऐप में अस्पताल सहायता, एम्बुलेंस जानकारी और फीडबैक तंत्र के लिए हेल्पलाइन सेवाएं भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन है दोस्तों? तो ये है दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र भारत में ट्रेन में ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया दोस्तों। एटीएम को मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है। यह पहली बार है जब भारतीय रेलवे की किसी ट्रेन में एटीएम लगाया गया है। भारतीय रेलवे के अनुसार पंचवटी एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम लगाना यात्रियों की सुविधा के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट था और एटीएम को कोच के पिछले हिस्से में एक संशोधित क्यूबिकल में लगाया गया था, जिसका इस्तेमाल पहले पेटेंट्री कार के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट सोल्यूशन है कुछ बचा हुआ। देखिए फ्रेंड्स, अगर यह प्रयोग सफल रहा तो इसे अन्य ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा। पंचवटी एक्सप्रेस में एटीएम का यह प्रयोग भारतीय रेलवे के अभिनव और गैर राजस्व विचार योजना का हिस्सा है। पंचवटी एक्सप्रेस एक इंटरसिटी ट्रेन है जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CSMT को नासिक जिले के मनमाड से जोड़ती है। ट्रेन का प्रबंधन भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे क्षेत्र द्वारा किया जाता है और यह अपनी सफ़र 4.5 घंटे में तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये है दोस्तों न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 15 अप्रैल 2025 को राज्य विधानसभा में इस निर्णय की घोषणा की और तमिलनाडु में M.K. स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK सरकार के केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली NDA राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के साथ अच्छे संबंध नहीं है। इसने हमेशा मेडिकल प्रवेश के लिए केंद्र की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट और नई शिक्षा नीति 2020 का विरोध किया है। DMK सरकार का मानना है कि केंद्र इन नीतियों के माध्यम से राज्य के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। 1969 में M.K. स्टालिन के पिता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M. करुणानिधि ने मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश P.V. राजमन्नाड़ की अध्यक्षता में एक समान समिति का गठन किया था। सत्तारूढ़ DMK पार्टी का भारतीय संविधान के तहत अधिक राज्य स्वायत्तता का समर्थन करने का इतिहास रहा है और उनके हमेशा एक मजबूत केंद्र का विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डैश विधानसभा द्वारा 13 देशों के प्रतिनिधियों के लिए पहली बार अध्ययन यात्रा की मेजबानी की गई। डैश किस राज्य में दोस्तों? ये हरियाणा विधानसभा द्वारा 13 देशों के प्रतिनिधियों के लिए पहली बार अध्ययन यात्रा की मेजबानी की गई दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, हरियाणा विधानसभा द्वारा 13 देशों के प्रतिनिधियों के लिए पहली बार अध्ययन यात्रा की मेजबानी की गई और हरियाणा विधानसभा द्वारा पहली बार आयोजित किया गया 13 देशों के 27 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का अध्ययन दौरा था ये। और 16 अप्रैल से विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा परिसर में प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में कोटे डी आइवर, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नाइजर, नाइजीरिया, श्रीलंका, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सदस्य शामिल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
किस राज्य सरकार द्वारा 2030 तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया दोस्तों? ये दोस्तों तेलंगाना में रखा गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, तेलंगाना द्वारा 2030 तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा 2 निजी अक्षय ऊर्जा कंपनियों के साथ 29,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य सरकार के बड़े उद्देश्य के हिस्से के रूप में इन परियोजनाओं का लक्ष्य 2035 तक 40,000 मेगावाट हरित ऊर्जा का उत्पादन करना है, जिसमें 20,000 मेगावाट 2030 के लिए और 2035 तक अतिरिक्त 20,000 मेगावाट का लक्ष्य है। उप मुख्यमंत्री ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में कहा कि राज्य ने हाल ही में एक नई स्वच्छ और हरित ऊर्जा नीति शुरू की है, जिसने निवेशकों के लिए रुचि पैदा की है। GPRSRA ने राज्य के स्वामित्व वाली तेलंगाना अक्षय ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड TG रेडको के साथ 15 जिलों में संपीड़ित बायोगैस परियोजना की स्थापना में 2,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। धान के भूसे को फीड स्टॉक के रूप में इस्तेमाल करने वाली इन परियोजनाओं से किसानों को वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है, खासकर राज्य में बड़े पैमाने पर धान की खेती को देखते हुए। इसके अलावा 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से 5600 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इकोरेस एनर्जी इंडिया द्वारा एक और समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 16 अप्रैल को क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत अमरावती और डैश के बीच एक उड़ान को भी मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई थी। किसे दिखाई फ्रेंड्स? ये मुंबई को दिखाई दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा सही होगा दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, महाराष्ट्र के मुंबई फडणवीस ने अमरावती हवाई अड्डा का उद्घाटन किया और 16 अप्रैल को क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान उड़े देश के आम नागरिक के तहत अमरावती और मुंबई के बीच एक उड़ान को भी मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। CM ने यह भी घोषणा की कि विदर्भ के अमरावती शहर में स्थापित होने वाला फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO अपने 34 प्रशिक्षण विमानों के बेड़े के माध्यम से हर साल 180 पायलटों को प्रशिक्षित करेगा। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान होगा और FTO में 30,000 पायलटों को प्रशिक्षित करने की क्षमता होगी और विदर्भ क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। NDA सरकार के पिछले 10 वर्षों में हवाई अड्डों, उड़ानों और हवाई मार्गों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है और 2014 से पहले देश में केवल 74 हवाई अड्डे थे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में भारत में 86 नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में पश्चिम बंगाल में काली घाट स्काई वॉक का उद्घाटन किसने किया है? ये क्या है दोस्तों? ममता बनर्जी ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों, ममता बनर्जी। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के सबसे लंबे स्काई वॉक कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किया है। यह स्काई वॉक 440 मीटर लंबा और 16 मीटर ऊंचा है, जो इसे शहर का सबसे बड़ा स्काई वॉक बनाता है। तारापीठ में स्काई वॉक के निर्माण पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि संकरी सड़क के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है और उन्होंने कहा कि भवानीपुर में गुरुद्वारा का निर्माण कार्य चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत द्वारा प्रोजेक्ट वर्षा के अंतर्गत वर्ष 2026 में पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा चालू करने की योजना है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, भारत द्वारा प्रोजेक्ट वर्षा के अंतर्गत वर्ष 2026 में पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा चालू करने की योजना है और साथ ही भारत तीसरी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी INS अरिदमन को चालू करने की योजना भी बना रहा है। क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की गई एक वर्गीकृत नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना। देखिए फ्रेंड्स, उद्देश्य है आधुनिक परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा का निर्माण करना। अवस्थित दोस्तों आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में रामबिल्ली के पास है और उद्देश्य दोस्तों इसका बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर क्षेत्र IOR में भारत की समुद्री सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना और चीन के सामरिक विस्तार के प्रति अवरोधक एवं संतुलन का कार्य करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। सोल्यूशन देखिए इसका, विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है।
यह दिन रक्त विकारों जैसे हीमोफीलिया आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों को आवश्यक देखभाल उपलब्ध कराने की आवश्यकता को रेखांकित करने के लिए समर्पित है। 2025 के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस का विषय सभी के लिए पहुंच, महिलाओं और लड़कियों को भी रक्तस्राव होता है। यह एक आनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें व्यक्ति के खून में क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है और परिणाम स्वरूप मामूली चोट लगने पर भी रक्त बहना बंद नहीं होता। इसकी शुरुआत वर्ष 1989 में हुई थी। यह दिन फ्रैंक शनाबेल के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? ये दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, जापान में देखी गई फ्रेंड्स, 14 साल में जापान में देखी गई दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जापान की जनसंख्या में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार लगभग 9 लाख की कमी आई है और अब तक सबसे बड़ी गिरावट है। इसके विपरीत जापान में बसने वाले विदेशी लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। उनकी जनसंख्या 3,50,000 से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड 35 लाख से अधिक हो गई। क्योटो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के अनुमान में बताया गया है कि जन्म दर में गिरावट के बीच अक्टूबर 2024 तक जापान की आबादी 12 करोड़ 3 लाख रही। यह एक साल पहले की तुलना में रिकॉर्ड 8,98,000 कम है और विदेशियों सहित कुल आबादी 12 करोड़ 38 लाख रही, जिसमें 5.5 साल की कमी आई और 14 वर्ष या इससे कम आयु के लोगों की संख्या 1 करोड़ 38 लाख रही, जो कुल जनसंख्या का 11.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो ये दोस्तों तेलंगाना को राष्ट्र विशिष्ट आपदा घोषित किया गया दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, तेलंगाना सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लू को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने का मंगलवार को आदेश जारी किया और नए सरकारी आदेश के तहत मृतक के परिजन को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। और आदेश में कहा गया है, राज्य सरकार ने उपर्युक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पीड़ितों के परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लू को अब से राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने का निर्णय लिया है। आदेश में कहा गया है कि लू एक छिपा हुआ खतरा बना हुआ है जिसके प्रभावों के आकलन चुनौतियों के कारण कम पहचान हो पाती है। आदेश में कहा गया है कि लू से होने वाले मौतों और गंभीर प्रभावों की कम जानकारी सामने आ पाती है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि तेलंगाना में यह देखा गया है कि 5 जिलों को छोड़कर शेष सभी 28 जिले में कम से कम 15 दिनों तक लू की स्थिति रही है दोस्तों। और विशिष्ट अनुग्रह राशि के अभाव में राज्य अब तक लू के कारण जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिवार को आपात बंधु योजना के तहत 50,000 रुपये की सहायता प्रदान कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन इसका देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, भारत और उज्बेकिस्तान की सशस्त्र सेना के बीच द्विपक्षीय डस्टलिक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। द्विपक्षीय डस्टलिक सैन्य अभ्यास 2025 का 6ठा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। सॉल्यूशन है दोस्तों इसका, वार्षिक भारत उज्बेक संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण 16 अप्रैल 2025 को पुणे के औंध में स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ और 13 दिवसीय सैन्य अभ्यास 28 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगा। और भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच पहला डस्टलिक अभ्यास 2019 में उज्बेकिस्तान आयोजित किया गया था दोस्तों। और शुरुआत में यह सेना अभ्यास था, लेकिन बाद में दोनों देशों की वायु सेनाओं की एक टुकड़ी भी इसमें शामिल होने लगी दोस्तों। और वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जाता है। और शिक्षा दोस्तों देखिए हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। और एक बार दोस्तों हम अपने सारे क्वेश्चन को एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के लिए डिजिटल ई सेहत ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? ये दोस्तों जम्मू और कश्मीर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन है दोस्तों? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये फ्रेंड्स न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विधानसभा द्वारा 13 देशों के प्रतिनिधियों के लिए पहली बार अध्ययन यात्रा की मेजबानी की गई है? ये दोस्तों हरियाणा में की गई फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा 2030 तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया फ्रेंड्स? ये तेलंगाना में रखा गया है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 16 अप्रैल को क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान उड़े देश के आम नागरिक के तहत अमरावती और डैश, तो अमरावती और मुंबई दोस्तों, अमरावती और मुंबई के बीच एक उड़ान को भी मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में पश्चिम बंगाल में कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किसने किया है, तो ममता बनर्जी ने किया है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा प्रोजेक्ट वर्षा के अंतर्गत वर्ष 2026 में पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा चालू करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है दोस्तों, तो ये जापान में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव को राष्ट्र विशिष्ट आपदा घोषित किया था, तेलंगाना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सशस्त्र सेना के बीच द्विपक्षीय डस्टलिक सेना अभ्यास आयोजित किया जाता है दोस्तों, कि ये उज्बेकिस्तान के साथ किया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। और सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया, सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों सेशन देखने के लिए। आपका दिन शुभ।